साथियों, आज 26 नवंबर 2018 संविधान दिन, ये 69वां संविधान दिन है और इस 69वें संविधान दिन की भारत के सभी मूल निवासी समाज के भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। साथियों, एक है संविधान दिन और एक है संविधान अमल दिन। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भारत का संविधान लिखकर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल इनको सौंप दिया था। तो ये है संविधान दिन है, इसको मनाया जाता है 2008 से। अभी 2008 के पहले इसको नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2008 से इसको संविधान दिन के रूप में मनाया जाता है। अभी ये परिवर्तन क्यों आया? तो कांग्रेस के काल में 2008 में ये मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि 2009 का चुनाव उनको जीतना था। तो 2009 के चुनाव में बाबा साहब को मानने वाले लोगों के वोट हासिल करने के लिए उन्होंने ये जैसे परंपरागत नुस्खे अपनाते हैं, ऐसा ये भी नुस्खा उन्होंने अपनाया और संविधान दिन बनाने का काम शुरू किया। एक संविधान दिन है और एक है अमल दिन। 26 जनवरी 1950 को अमल दिन कहते हैं, संविधान अमल दिन, जिस दिन से संविधान का अमल शुरू हुआ है। तो ये जो दो दिन है, एक संविधान दिन और दूसरा संविधान अमल दिन, ये दो दिन हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या अंतर है और ये क्यों मनाए जाते हैं। इसमें जो 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ और तब से लेकर आज तक जिन लोगों के लिए भारत का संविधान लागू हुआ है, उन लोगों को आज तक संविधान के बारे में जितनी जानकारी, आवश्यक जानकारी होनी चाहिए थी, उतनी आवश्यक जानकारी नहीं है। इसका कारण यह है कि स्कूल और कॉलेजेस के अभ्यासक्रम में 15 अगस्त या 26 जनवरी के कार्यक्रम में इसके बारे में कोई जानकारी लोगों को नहीं दी जाती। वैसे तो इसके बारे में लोक शिक्षा होनी चाहिए थी, प्रबोधन होना चाहिए था, जागरण होना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इसको छिपाया गया, इसको हाइड किया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके पहले 2-3 बातें हैं। अगर संविधान को हम जानना चाहते हैं, जानकर समझना चाहते हैं और समझकर अमल में लाना चाहते हैं, तो संविधान का बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा, संविधान की प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से संविधान बना। तीसरा, व्हाट एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब संविधान असल में क्या है, यह भी मालूम होना चाहिए। और 4 नंबर का मुद्दा है कि संविधान के क्या परिणाम निकले। और 5 नंबर का मुद्दा है कि आज संविधान की क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति में संविधान है। अगर ये बातें 68 साल हो गए संविधान लागू होकर, लेकिन जिन लोगों के लिए संविधान लागू है उन लोगों तक ये बातें नहीं पहुंची। साथियों, पहले मुद्दे पर तो ये चर्चा होनी चाहिए कि संविधान की पार्श्वभूमि क्या है, संविधान किसने लिखा है, संविधान कब लिखा है, संविधान कैसे लिखा है, संविधान किसके लिए लिखा है। और इतना ही नहीं कि असल में संविधान क्या है, इस पर गांव से लेकर दिल्ली तक चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, इसके बारे में कोई चर्चा होती हुई दिखाई नहीं देती। दूसरा, ये भी होना चाहिए कि संविधान आज तक कितना लागू हुआ, कितना लागू नहीं हुआ।
जो लागू हुआ वो कैसे लागू हुआ, और जो लागू नहीं हुआ वो क्यों नहीं लागू हुआ, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये भी चर्चा में आना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्पीच दिया था, जो भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था, और जब संविधान को 50 साल पूरे हो गए, उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, इन्होंने भी एक स्पीच दिया था 2000 में। तो वो क्या कहते हैं, ये अगर दोनों बातें हम समझ लेते हैं तो संविधान ठीक ढंग से समझ में आएगा। 1949 में बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं कि आज हम विपरीत परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्राडिक्शनरी सिचुएशन। वो विपरीत परिस्थिति क्या है? वह विपरीत परिस्थिति यह है कि बाबा साहब कहते हैं हमें वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू तो मिल गया, मतलब राजनीति में समानता मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता आज तक नहीं मिली। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलती और उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किए जाएंगे, तो जो लोग आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वे लोग, जिन लोगों के लिए मैंने संविधान बनाया, इस संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो पार्टी रूलिंग करने वाली थी, राज करने वाली थी, उस पर एक तलवार लटकती रखना चाहते थे कि आपने अगर भारतीय संविधान के तहत सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं लागू की, तो जिन लोगों के लिए संविधान है वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। और बाबा साहब को ये मालूम था कि सत्ता में कांग्रेस आने वाली है, तो कांग्रेस के ऊपर वो टंगती हुई तलवार को लटकना चाहते थे कि उस डर से कम ये सामाजिक और आर्थिक समानता लाए। इसके 50 साल बाद के.आर. नारायणन ने स्पीच दिया है, जब भारतीय संविधान की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी और उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, तो के.आर. नारायण जो राष्ट्रपति थे, वे कहते हैं कि अटल बिहारी ने इसलिए संविधान समीक्षा लागू किए, संविधान समीक्षा आयोग बनाया कि वो संविधान को दोष देना चाहते थे। इसलिए के.आर. नारायणन जवाब देते हुए कहते हैं किताब में कि संविधान ने हमको फेल किया या हमने संविधान को फेल किया। We failed the Constitution and the Constitution failed us। इसमें कौन जिम्मेवार है? तो के.आर. नारायणन के भाषण के स्पीच से पता चलता है कि जिनके हाथ में आज तक संविधान था, वे लोग इस संविधान का अमल करने में नाकामयाब रहे हैं और वे लोग इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए इससे पता चलता है कि जिन लोगों के हाथ में आज तक संविधान था, उन्होंने संविधान के लेटर और स्पिरिट से संविधान का लेटर और स्पिरिट से अमल नहीं किया है। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि जिस संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो संविधान का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि को जाने बगैर हम संविधान को पूरी तरह से नहीं समझ सकेंगे। साथियों, जब बाबा साहब राजनीति में आए 1916 में, तब उन्होंने अपने जीवन के मकसद बनाए। वैसे तो एक बड़ा मकसद बनाया व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने और 3 मकसद बनाए। उसमें एक मकसद था अस्पृश्यता को नष्ट करना। दूसरा मकसद था राज्य करती मूल निवासी बहुजन समाज को राज्य करती जमात बनाना। और तीसरा मकसद था न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा के आधार पर नए राष्ट्र का, नए देश का, नए भारत का और नए समाज का निर्माण करना। ये बाबा साहब के 3 उद्देश्य थे, महान उद्देश्य थे। और इसके लिए बाबा साहब ने 3 योजनाएं बनाई थी। उसमें पहली योजना ये थी सेपरेट इलेक्टोरेट,
पृथक चुनाव क्षेत्र। दूसरी योजना ये थी सेपरेट सेटलमेंट, स्वतंत्र वसाहत योजना। और तीसरी योजना ये थी भारतीय संविधान। पृथक चुनाव क्षेत्र की योजना मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से फेल हो गई। अब लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, टीएनटी, वीजेएनटी और इनमें से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उनको उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व ना मिले, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी ने एरवड़ा में आमरण अनशन किया और बाबा साहब की जो ये योजना थी स्वतंत्र और पृथक चुनाव क्षेत्र की, वो योजना फेल हो गई। दूसरी योजना थी स्वतंत्र वसाहतवाद की, यानी कि सेपरेट सेटलमेंट की। वो योजना भी मोहनदास करमचंद गांधी के माध्यम से क्रिप्स द्वारा ये योजना भी फेल हो गई। तो बाबा साहब के हाथ में अभी भारतीय संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान में कुछ मिले इस प्रकार की योजना थी। इसके लिए बाबा साहब ने पहले 2 आंदोलन किए थे। मैं पृष्ठभूमि में यह बताना चाहूंगा कि 1916 से 1927 तक बाबा साहब ने अछूतों के लिए काम करना शुरू किया और अछूत कितने जागरूक हुए देखने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया जिस आंदोलन का नाम है महाड़ का चौदार तालाब का सत्याग्रह। 1927 में यह सत्याग्रह बाबा साहब ने किया और उस समय बाबा साहब ने नोटिफिकेशन दिया अखबार में कि हम हिंदू हैं, आपके धर्म के हैं, आपके धर्म के भाई है, धर्म बंधु है, तो हमें भी पानी पीने का अवसर दिया जाए, पानी पीने का अधिकार दिया जाए। इस तालाब में ब्राह्मण पानी पीते हैं, म्लेंच पानी पीते हैं, ठाकुर पानी पीते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं और हम तो आपके धर्म के धर्म बंधु है, हमें भी पानी पीने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अधिकार नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लोग हैं एससी के अछूत लोग, इनको ब्राह्मण हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बाबा साहब ने यह भी कहा कि इस तालाब में जानवर पानी पीते हैं, जैसे गाय पानी पीती है, बैल पानी पीता है, घोड़ा पानी पीता है, गधा पानी पीता है, भैंस पानी पीती है, वैसे हम भी आपके धर्म के हैं तो हमें भी पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बाबा साहब के लोगों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे, अछूत लोगों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बाबा साहब ने कहा कि इस तालाब में सुअर, कुत्ते और बिल्लियां भी पानी पीती है तो हमें भी पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर भी इनको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया। इसका मतलब बाबा साहब का यह आंदोलन चौदार तालाब का पानी पीने का आंदोलन नहीं था। तो ये जो अछूत लोग खुद को ब्राह्मणों की वजह से हिंदू कहते थे, तो ब्राह्मणों के द्वारा बाबा साहब अछूतों को ये बताना चाहते थे कि आप लोग हिंदू नहीं हो। बाबा साहब को पता था, लेकिन हमारे अछूत लोगों को पता था, अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है। तो ये जानकारी बाबा साहब ब्राह्मणों के द्वारा अछूत लोगों को देना चाहते थे और इसलिए वो आंदोलन उन्होंने किया। दूसरा कारण ये भी था कि राव बहादुर सिंह बोले ने जो काउंसिल में ठहराव जो प्रस्ताव पारित किया था कि हर पानी पीने की जगह सभी लोगों के लिए खुली होनी चाहिए, उसको कानूनन रूप देने के लिए आंदोलन करना जरूरी था। केवल कानून बनने से कुछ नहीं होता, अमल करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इस वजह से भी आंदोलन किया गया था। उस समय बाबा साहब ने 1927 में आंदोलन किया। फिर बाबा साहब को लगा कि मेरे लोगों को पूरी तरह से अभी भी समझ में नहीं आया है कि हम हिंदू नहीं है। फिर बाबा साहब ने दूसरा आंदोलन किया और वो कालाराम मंदिर का आंदोलन किया। कालाराम मंदिर का आंदोलन 1930 से लेकर 35 तक चला, 5 साल 6 साल आंदोलन चला। वहां भी बाबा साहब ने प्रेस नोट रिलीज किया और कहा कि हम हिंदू है, आपके धर्म के हैं, आपके धर्म बंधु है, तो हमें भी जैसे सभी लोग इस काले राम का दर्शन लेते हैं, हमें भी काले राम का दर्शन लेने की अनुमति दी जाए। 5 साल आंदोलन चला, लेकिन उनको दर्शन लेने का अधिकार नहीं दिया। आखिर में
ये आंदोलनकारी लोगों पर ब्राह्मणों ने पथराव किया। एक पत्थर बाबा साहब को भी लगा, एक पत्थर काशीनाथ नाम के कार्यकर्ता को लगा और काशीनाथ नाम का कार्यकर्ता मर गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों पर पथराव किया गया, ऐसे सारे लोगों को, जिन्होंने मार खाई, ऐसे सारे लोगों को एक बुक किए हुए ग्राउंड पर बुलाया और वहां भाषण दिया। बाबा साहब पहले हिंदू धर्म में सुधारना करना चाहते थे। पहले वो कहते थे कि अस्पृश्यता ये हिंदू धर्म पर का कलंक है और हर हिंदू धर्मियों ने इस कलंक को धोना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने 2 आंदोलन किए तो पता चला और फिर उनकी राय बदली और उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता ये अछूत लोगों के नरदेह पर का कलंक है और ये अछूत लोगों ने ही उसको धोना चाहिए। मतलब बाबा साहब का जो नजरिया था वो अभी बदल गया और बाबा साहब ने जिनके ऊपर पथराव किया था उन लोगों को कहा, अगर हम हिंदू होते तो हमें राम का दर्शन करने की अनुमति मिलती। हमें राम का दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली, इसका मतलब है हम हिंदू नहीं है। तब जाके हमारे लोगों के समझ में आया। फिर बाबा साहब ने कहा कि हिंदू समाज पत्थर के मानिंद है, पाषाण है और पत्थर पर अगर सर पटक दिया जाए तो नुकसान सर का होगा, पत्थर का नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने अलग होने का निर्णय लिया और 13 अक्टूबर 1935 को येवला जिला नासिक में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की और यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ये भारतीय संविधान लिखने की पूर्व की ये पार्श्वभूमि है, ये बैकग्राउंड है, ये पृष्ठभूमि है। ये जो बाबा साहब ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की सोच रखी थी और बाबा साहब देखना चाहते थे कि उत्तर भारत के अछूत, मध्य भारत के अछूत और दक्षिण भारत के अछूत कितने जागरूक हुए हैं, उन लोगों को कितने जागरूक हुए हैं, इन लोगों देखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के उपराजधानी नागपुर में लिया और वहां आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि वहां 75,000 कार्यकर्ता उस अधिवेशन में उपस्थित थे। 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिलाएं थी। ये जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन बाबा साहब ने खड़ा किया, इसका ये जीता जागता सबूत था। उसमें बाबा साहब ने एक स्पीच भी दिया कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष स्वाभिमान और संपूर्ण आजादी के लिए है। मतलब हम क्यों ये काम करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, इसका भी उल्लेख बाबा साहब ने उधर किया। फिर जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन खड़ा किया, ये देखने को मिला, तब 3 परिणाम सामने आए। सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को 20 जुलाई 1942 को दिल्ली बुलाया और उस समय की गवर्नमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कैबिनेट खाते दे दी। मतलब आपका अगर आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो, देशव्यापी हो, भारतव्यापी हो, स्वाभिमानी हो और स्वावलंबी हो तो 4-4 कैबिनेट खाते मिल सकते हैं। उसमें पहला खाते का नंबर था लेबर मिनिस्टर, दूसरा नंबर था ऊर्जा मंत्री, तीसरा खाता था सिंचन मंत्री और 4 नंबर का खाता था CPW, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये पहला परिणाम हुआ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का। दूसरा परिणाम यह हुआ, गांधी जी ने सोचा, क्या सोचा कि 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 0 थे और मैं और बाबा साहब एक साथ इस आंदोलन में उतरे हैं और मुझे तो तिलक, अगरकर, गोखले का विरासत में आंदोलन मिला था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कोई विरासत में आंदोलन नहीं मिला था। उनको भी सत्यशोधक आंदोलन विरासत में मिला होता, लेकिन गांधी ने ही उसका सत्यानाश किया था। तो गांधी ने सोचा कि 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 0 थे और आज उनका 26 साल बाद उनका आंदोलन राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी बन गया है।
और आज केवल उनको अछूतों का समर्थन है, तो अंग्रेजों ने उनको 4-4 कैबिनेट खाते दिए हैं। कल अगर उनको एसटी का समर्थन मिलेगा, परसों अगर उनको ओबीसी का समर्थन मिलेगा, उसके बाद अगर उनको एनटीडीएनटी का समर्थन मिलेगा, उसके बाद अगर उनको मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा कब होगा? जब अंग्रेज भारत में रहेंगे। इसलिए गांधी ने केवल 3 सप्ताह का अवकाश लिया और 3 सप्ताह के बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक पर जाकर कहा कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, चले जाओ, डू और डाई, डोंट आस्क व्हाई, करा किवा मरा, इस प्रकार का नारा दिया। जो गांधी जी जीवन तक अहिंसा 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 का जप किया करते थे, उस गांधी ने अहिंसा का त्याग किया और करो या मरो का मतलब है हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया। बहुत लोग गांधी को अहिंसावादी कहते हैं, लेकिन डू और डाई का मतलब क्या होता है? करा किवा मरा का क्या मतलब होता है? करेंगे या मरेंगे का क्या मतलब होता है? तो करेंगे या मरेंगे का मतलब होता है कि उसमें हिंसा भी शामिल है। तो अहिंसावादी गांधी ने हिंसा का सहारा लिया बाबा साहब की वजह से। मतलब ये दूसरा परिणाम था। और ये तीसरा परिणाम यह था कि उस समय 1946 को संविधान सभा का चुनाव होने वाला था। जो लोग उस समय चुनकर आए थे, एमएलए बने थे, एमएलसी बने थे, उनके द्वारा संविधान लिखने वाले लोगों को चुनना था। तो जब यह समय आया 1946 में, और जो समिति चुनकर जाने वाली थी उसमें बाबा साहब भी चुनाव के लिए खड़े रहने वाले थे। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह से प्लानिंग की, इस तरह से नियोजन किया, इस तरह से षड्यंत्र किया कि बाबा साहब किसी भी तरह से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसकी जिम्मेवारी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि किसी भी हालत में बाबा साहब संविधान सभा में नहीं आने चाहिए। तो जब ये तैयारी चल रही थी तो गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछा कि सरदार जी कैसी तैयारी चल रही है? तो सरदार ने सीना फूल कर उत्तर दिया, जवाब दिया कि आप चिंता मत करो, मैंने संविधान सभा की, बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा की दरवाजे, खिड़कियां और ग्लास और जो भी है वो बंद कर दिया है। हम समझ सकते हैं कि दरवाजे बंद करना ठीक है, वहां से बाबा साहब नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने खिड़कियां भी बंद कर दी। और लोग, मतलब बाबा साहब को कांग्रेस वाले और सरदार पटेल इतने डरते थे कि उन्होंने संविधान सभा की दरवाजे और खिड़कियां तक बंद कर दी। और फिर भी लोग सरदार को आयरन मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं पता नहीं। वैसे भी दूसरी एक बात है, गुजरात में भाई मिलता है, जैसे नरेंद्र भाई है। गुजरात में कोई सरदार नहीं है, एकमेव सरदार है वल्लभ भाई पटेल। सरदार तो पंजाब में होते हैं। फिर ये सरदार कैसे आया? तो गांधी और सरदार की एक लेन देन होती थी कि तुम मुझे बापू कहो, मैं तुम्हें सरदार कहूंगा। बस ये लेन देन का मामला था। गुजरात में कोई सरदार नहीं है। और सरदार का दूसरा अर्थ है कि जो आदमी रखा हुआ होता है, जिसको काम बताया जाता है और वो बताया हुआ काम ईमानदारी से करता है, उसको भी सरदार कहते हैं। इस तरह से सरदार पटेल ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक भी सुरक्षित चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र में नहीं छोड़ा, सरदार पटेल ने और कांग्रेस ने। तो बाबा साहब के सामने संकट खड़ा हुआ तो बाबा साहब को बांग्लादेश से, बंगाल से एक टेलीफोन आया और वो टेलीफोन था फजलुल हक। फजलुल हक बंगाल के उस समय के प्रधानमंत्री थे और मुस्लिम लीग की सरकार वहां चलती थी। तो बाबा साहब को उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप बंगाल आ जाइए, हम आपको चुनवा कर देते हैं। तो बाबा साहब बंगाल गए। मुस्लिम लीग ने बाबा साहब के लिए जगह छोड़ी। नमो शूद्राय जाति के प्रतिनिधियों ने बाबा साहब को वोट दिए और जोगेंद्रनाथ मंडल, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब का प्रचार और प्रसार किया। और बाबा साहब, सरदार पटेल
मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी कांग्रेस के छाती पर पांव रखकर संविधान सभा में गए, इतने रोकने के बावजूद भी। अब एक सवाल पैदा होता है कि बंगाल के लोगों के और बाबा साहब की पहचान कैसे हो गई? वो तो रिश्तेदार नहीं थे, एक जाति के भी नहीं थे, लेकिन बंगाल के लोगों ने देखा था कि कोई एक इंसान है, एक मसीहा है, वन मैन आर्मी है एक, जो हमारे लिए भी देश भर में काम कर रहा है, और कांग्रेस उनके सामने संकट खड़ा कर रही। इसलिए ये कैसे पता चला? राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन की वजह से पता चला, और उन लोगों ने वहां बुलाकर बाबा साहब को चुनवा कर दिया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ध्यान में आया कि हमने इतनी नाकाबंदी करके भी डॉक्टर अंबेडकर चुनकर आए, तो नेहरू के षड्यंत्रकारी दिमाग ने दूसरा षड्यंत्र किया, जिस नेहरू को हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग खासकर बच्चों के चाचा कहते हैं, उस नेहरू ने यह षड्यंत्र किया कि जिन 4 जिलों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा था, वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए, और इसलिए पाकिस्तान का विभाजन हुआ। वो 4 जिले कौन से हैं? जसोर, खुलना, फरीदपुर और बोरीशाल। आज भी आप भारत का नक्शा देख सकते हो, ये 4 जिले पाकिस्तान में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाबा साहब का संविधान सभा का सदस्यत्व अपने आप रद्द हो गया। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि बाबा साहब पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बन गए। आज तक हमारे लोगों को, मतलब जिनके लिए संविधान लिखा उन लोगों को, और जो बाबा साहब का हरदम नाम लेते हैं उन लोगों को भी इस बात की जानकारी सही तरीके से नहीं है। तो बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया और बाबा साहब सीधा लंदन चले गए। पहले विंस्टन चर्चिल से मुलाकात की। विंस्टन चर्चिल उनके खास दोस्त थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने जवाब दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं विरोधी पार्टी में हूं। हां, जब चर्चा में मुद्दा आएगा तो मैं आपका समर्थन करूंगा। फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसा मानकर डॉक्टर अम्बेडकर क्लेमन एटली के पास गए, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो क्लेमन एटली को बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव की याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों का, अंग्रेजों का जो निशान है यूनियन जैक, ये मेरे लोगों ने शनिवारवाड़ा पर फहराया है और तुम्हारा राज वहां स्थापित किया है, और इसलिए मेरे लोगों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के 500 शूरवीरों ने 28,000 ब्राह्मणों को काट डाला था, और इसके बाद तुम्हारा राज भारत में स्थापित किया था। ये बाबा साहब का उग्र रूप देखकर क्लेमन एटली घबरा गए और उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप भारत जाओ, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। और जब बाबा साहब अंबेडकर भारत के लिए निकले तो उन्होंने पेपर में एक स्टेटमेंट रिलीज किया। वो स्टेटमेंट ये कहा कि मैं संविधान सभा पर बहिष्कार डाल रहा हूं। जो संविधान लिखने वाली सभा है, इसमें वही मैं संविधान लिखने के ऊपर मैं बहिष्कार डाल रहा हूं। जो संविधान लिखने की प्रोसेस चल रही है उसमें बहिष्कार डाल रहा हूं। और यहां बाबा साहब आ गए तो नेहरू के सामने एक संकट खड़ा हुआ, क्योंकि क्लेमन एटली ने नेहरू को खत लिखा कि जब तक आप 3 लोग मिलकर भारत का संविधान नहीं बनाओगे तब तक हम लोग अंग्रेज छोड़ के नहीं जाने वाले। कौन 3 लोग? उस समय भारत में 3 छावनियां थी। नंबर 1 सवर्ण छावनी, नेता मोहनदास करमचंद गांधी। नंबर 2 मुस्लिम छावनी, नेता बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। और नंबर 3 अछूत छावनी, नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसका मतलब है सवर्ण लोग, अछूत लोग और मुसलमान लोग, इन 3 लोगों ने भारत का संविधान मिलकर बनाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे, अन्यथा भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। तो नेहरू के सामने संकट था। अभी नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहता था। इसका भी एक किस्सा है कि नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बनना चाहता था। 2 सितंबर 1946 को नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बना। उसके पहले जो कांग्रेस की सभा हुई उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, और यह निर्णय हो चुका था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा
वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। वो जो मीटिंग चल रही थी उसमें मोहनदास करमचंद गांधी थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें सरदार पटेल थे और 14 प्रांत के मुख्यमंत्री और 14 प्रांत के कमेटी के सदस्य थे। ऐसे अब अभी भारत में 36 स्टेट्स है, तो उस समय भारत में 14 स्टेट्स थे। तो 14 प्रांत के कमेटी ने लिखित रूप में दिया कि हमारा समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। इसका मतलब निर्विवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे। अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो देश के प्रधानमंत्री भी बनते। मतलब पूरे देश का समर्थन सरदार पटेल को था। लेकिन एक सिंगल फसली आदमी जिसका नाम जेबी कृपलानी है, वो मीटिंग में उठ खड़ा हुआ और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की सिफारिश की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। पूरे भारत ने समर्थन दिया सरदार पटेल को और एक आदमी ने, सिंगल आदमी ने समर्थन दिया पंडित नेहरू को। और गांधी जी ने जिस सिंगल आदमी ने समर्थन दिया, जिसको सिंगल आदमी ने समर्थन दिया, ऐसे नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना और सरदार पटेल को अपनी चिट वापस लेने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब पहले नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, किस लिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और इसके लिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बलि दी। बलि इसलिए दी क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल शूद्र वर्ण के थे। और आज यह बात नरेंद्र मोदी ने भी स्वीकार की है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल शूद्र वर्ण के होने के कारण उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया और कांग्रेस का अध्यक्ष ना बनने की वजह से वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बने। तो नेहरू को यह चिंता थी कि मैंने सरदार को तो चुना लगाया, लेकिन अब क्लेमेंट एटली का खत आया तो क्या करें। तो नेहरू हमेशा की तरह गांधी के पास चले गए और गांधी को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पर बहिष्कार डाल दिया है और अंग्रेजों का तार आया है कि तुम तीनों मिलकर संविधान बनाए बगैर हम भारत छोड़कर नहीं जाने वाले। तो गांधी ने नेहरू को कहा, वो डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं। संवैधानिक सुरक्षा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं। तो गांधी ने कहा कि अब ऐसा करो नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेवारी दे दो, जो जी चाहे लिखने दो, अमल करना है नहीं करना है तुम देख लेना, तुम प्रधानमंत्री हो। तब नेहरू के समझ में आया कि गांधी साधु संत नहीं, महात्मा नहीं, शैतान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही तो अमल करता है। तो नेहरू ने भी गांधी की सलाह मान ली। फिर एक समस्या थी कि डॉक्टर अंबेडकर का सदस्यत्व रद्द हो गया था। फिर कांग्रेस ने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, मतलब नेहरू की समस्या का समाधान करने के लिए बंबई से बैरिस्टर जयकर को रिजाइन देने के लिए कहा और बैरिस्टर जयकर के जगह पर बाबा साहब अंबेडकर को चुनवा कर लाया। और इस तरह से बाबा साहब की एंट्री संविधान सभा में हुई। इसके बाद 7 लोगों की कमेटी बनी। एक है ड्राफ्टिंग कमेटी और एक है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक है मसौदा समिति और एक है संविधान समिति। संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोनों के काम भी अलग थे। मसौदा समिति का काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था संविधान लिखना, कलम लिखना, आर्टिकल लिखना, अनुच्छेद लिखना। और जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका काम था लिखे हुए कलम को डिबेट और डिस्कशन के बाद मंजूरी देना। मतलब लिखने वाली कमेटी अलग थी, मंजूरी देने वाली कमेटी अलग थी। जब पहली लोकसभा थी, वो पहली संविधान सभा थी। इस पहले संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी, वो सदस्य संख्या 296 थी और उसमें 93 ये संस्थानिक के लोग थे। 296 ये ब्रिटिश प्रांत के सदस्य और 93 संस्थान के सदस्य, ऐसे 389 सदस्य थे।
ये 1947 के पहले, 15 अगस्त के पहले, और 15 अगस्त के बाद 299 मतलब 299 सदस्य थे। तो जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने तब बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि आई एम सरप्राइज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका दूसरा मतलब यह होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाते समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कोई चर्चा, कोई सलाह, कोई मशवरा नहीं हुआ था, लेकिन बाबा साहब तो यही चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, 7 लोगों की कमेटी बनी, खुद के आर नारायण लिखते हैं 2000 में कि उनमें से एक मर गया, एक बीमार पड़ा, एक विदेश चला गया, एक लंबी छुट्टी पर गया, एक को बाबा साहब का मतलब स्पर्श वो अपवित्र मानता था। कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने भारत का संविधान बनाया। उसमें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगाए, जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 परिशिष्ट थे। आज 12 परिशिष्ट है, ये संविधान बना। ये एक्चुअल प्रोसेस जो है संविधान की किस तरह से बनी, इसका भी 12,000 पेजेस का दस्तावेज है डिबेट और डिस्कशन का। और हमारे लोगों ने संविधान की कॉपी बाद में पढ़नी चाहिए। पहले संविधान लिखते समय जो डिबेट और डिस्कशन हुआ वो 12,000 पेजेस का दस्तावेज है, उसे पढ़ना चाहिए, तब संविधान समझ में आएगा। दूसरा, संविधान तब समझ में आएगा जब एक हाथ में मनुस्मृति ली जाएगी और दूसरे हाथ में संविधान, तब एक एक कलम मनुस्मृति का पढ़ो, एक एक कलम संविधान का पढ़ो, तब संविधान समझ में आएगा। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एंटीडेट ऑफ मनुस्मृति। ये मनुस्मृति का एंटीडोट है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है तुम नीच जाति में पैदा हुए इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए इसलिए हम अधिकार दे रहे हैं। तो अधिकार वंचित करने के लिए ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी, और जिनको अधिकार वंचित किया उनको अधिकार बहाल करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा। मतलब मनुस्मृति और संविधान जब हम 2 हाथ में एक एक ग्रंथ लेकर पढ़ेंगे तब उसका महत्व समझ में आएगा। बगैर मनुस्मृति के संविधान समझ में नहीं आएगा। तो ये संविधान जब लिखा जा रहा था तब किस तरह से संविधान की शुरुआत की जाए, इसके लिए एक पहला प्रस्ताव रखा गया कि कैसे शुरू किया जाए, संविधान कैसे शुरू किया जाए। तो जब हजरत मौलाना सोहनी थे, वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जानी चाहिए। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय उठे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान की शुरुआत ओम के नाम से की जाए। फिर यक्षी कामत उठे और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम से की जाए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान की शुरुआत आदमी, इंसान, लोक के नाम से की जाए। और डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ, और इस वोटिंग में 68 वोट्स मनुष्य को मिले, आदमी को मिले, इंसान को मिले, और 41 वोट्स भगवान को मिले। पहली बार भारतीय संविधान सभा में भगवान हारा और इंसान जीता, पहली बार। और हमारे लोग उस हारे हुए भगवान के पीछे अब लगे, पहली बार वहां हारा। इसलिए संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरह से शुरुआत हो गई। मतलब वहां से ही बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। और जो 299 सदस्य थे, एक तो कांग्रेस के थे, और जो कांग्रेस के नहीं थे वो कांग्रेस के प्रभाव में थे। मतलब अकेला आदमी, वन मैन आर्मी उनके विरोध में उनके साथ संघर्ष कर रही थी। फिर पहला आर्टिकल आया भारतीय संविधान का, पहला आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत, एकमात्र आर्टिकल है 395 में, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी में अनुवाद किया। 394 आर्टिकल का बाबा साहब ने अनुवाद नहीं किया, एक ही आर्टिकल का किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये ब्राह्मण लोग जो भारत का संविधान है, भारत का नाम है, वो इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करेंगे।
इंडिया दैट इज हिंदुस्तान उन्होंने नहीं करना चाहिए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही अनुवाद कर दिया इंडिया दैट इज भारत। और भारत के नाम, ये हमारी जो पहले परंपरा थी, पहली संस्कृति थी, उसके आधारित ये नाम है। भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये जो भारत का नाम है, उसके आधार पर बाबा साहब ने ये नाम लिया है। मतलब ब्राह्मणों को भारत का हिंदुस्तान करने का मौका ना मिले, इसकी खबरदारी बाबा साहब ने पहले आर्टिकल में ली। फिर 13वां आर्टिकल मनुस्मृति नष्ट करने के लिए लिखा। 14वां आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15वां आर्टिकल लिंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, धर्मस्थल, ऐसे किसी भी आधार पर, किसी के भी भाषा भेद, किसी भी चीज के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 नंबर एजुकेशन दिया, 16 नौकरी दी, 16(4) के अनुसार प्रमोशन दिया। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता कानूनन नष्ट कर दी। 19 के अनुसार आपको मौलिक अधिकार दिए। कौन से मौलिक अधिकार दिए? सुनना यह हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का दूसरा नाम है नेचुरल राइट। मतलब ये निसर्गतः हमें राइट मिले हैं। मतलब कान का नैसर्गिक राइट है सुनना, और उन्होंने कान में शीशा उबालकर, गर्म शीशा उबालकर डाला, और हमारे सुनने के मौलिक अधिकार पर, नैसर्गिक अधिकार पर, नेचुरल अधिकार पर पाबंदी लगाई। मुंह का अधिकार है बोलना, नैसर्गिक अधिकार, तो हमारे जीवा को उन्होंने काटा और बोलने के अधिकार पर पाबंदी लगाई। आंखों का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है देखना, तो जिसने धर्म ग्रंथ की ओर देखा उनकी आंखें निकाली। मतलब हमारे मूलभूत अधिकारों पर उन्होंने अतिक्रमण किया, पाबंदी लगाई। इसलिए सारे मूलभूत अधिकार आर्टिकल 19 में दिए हैं। हमें भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, यात्रा करने का अधिकार है, संचार करने का अधिकार है, संगठन बांधने का अधिकार है, संगठन चलाने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारे अधिकार दिए। फिर 21वां अधिकार जो है वो भी दिया। फिर 23वां अधिकार जो हमें बाल कामगार कायदा कानून है उसको रद्द कर दिया। 24वें अधिकार से, आर्टिकल 24वें से वो वेट बिगाड़ी रद्द कर दी। 25 और 25 से 30 अधिकार जो है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 6 अधिकार जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए, लिंगायत लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए, जैन लोगों के लिए और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाए, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था ये मेरे लोग हैं। इसके बाद 326 आर्टिकल वोट देने का अधिकार दिया। फिर 330 आर्टिकल लोकसभा में जाने का अधिकार दिया। 332 आर्टिकल विधानसभा में जाने का अधिकार दिया। फिर 340वां आर्टिकल मराठा, कुंभी, ओबीसी, पटेल, जाट, कुर्मी, ये सभी लोगों को अधिकार उस आर्टिकल के तहत दिया, जिनकी लोक संख्या आज 1931 में 52 थी, आज 65% है। फिर 341 के तहत जितनी भी भारत में अछूत जातियां है, उस समय 1500 थी, आज 1700 है, ऐसी सभी जातियों को अधिकार दिया। महाराष्ट्र में 59 जातियां है, हर स्टेट में अलग अलग जातियां है। फिर 342 धारा के तहत एसटी को अधिकार दिए। 46 के तहत एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी को अधिकार दिए। और 25 से लेकर 30 धारा तक जितने भी लोग धर्म परिवर्तन किया है, ऐसे सभी धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों के लिए दिए। और हिंदू कोड बिल के द्वारा भारत की समस्त महिलाओं को अधिकार दिए। मतलब ये जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी, इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, ऐसे सारे लोगों के लिए और इनकी महिलाओं के लिए लिखा है। मतलब भारत के 85% जो लोग हैं, जिनकी संख्या आज के तारीख में 100 करोड़ है, ऐसे 100 करोड़ लोगों के लिए भारतीय संविधान लिखा।
तो जिस तरह से वो संविधान लिखा और जिन लोगों का उन्होंने वहां प्रावधान किया है, उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसकी खबरदारी और इसका षड्यंत्र जितने भी ब्राह्मण आज तक किसी भी पार्टी के हो उन्होंने किया है। ये तो लोक शिक्षण का मुद्दा है, प्रबोधन का मुद्दा है, जागरण का मुद्दा है, और हर 26 जनवरी को, हर 15 अगस्त को इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। गांव से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्कूल से लेकर संगठन, हर संगठन तक इसकी चर्चा होनी चाहिए। छोटे से लेकर बड़ों तक इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसकी चर्चा ना होने की वजह से जिन लोगों के लिए संविधान लिखा है उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आज संविधान समाप्त होने जा रहा है और आज लोगों को पता चल रहा है, इसलिए ओबीसी लोग, मराठा लोग, पटेल लोग, जाट लोग, रेड्डी लोग, कापू लोग, कम्मा लोग, गुर्जर लोग आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उन्होंने तो आरक्षण खत्म कर दिया। मतलब संविधान दिन के मौके पर, 26 नवंबर के दिन के मौके पर यह जानकारी लोगों को हर गांव में देना जरूरी था, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में और पूरे देश में यह जानकारी देना जरूरी था। लेकिन कहीं पर भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती। तो ये जो साथियों संविधान है, यह आज की स्थिति क्या है इस संविधान की। दूसरा भी एक मुद्दा देखने लायक होगा कि इस संविधान की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और धर्म परिवर्तित लोगों के बच्चे स्कूल में जाने लगे, पढ़ने लगे। 1947 के पहले यहां विद्यार्थियों की संख्या केवल मात्र 731 थी और पढ़ने वाले आज की विद्यार्थी की संख्या लगभग 30 लाख से ज्यादा है। मतलब विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ इस आंदोलन की वजह से, संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से। 1950 के पहले इस देश में हमारा एक भी आदमी कर्मचारी नहीं था, अधिकारी नहीं था, सर्विस में नहीं था। आज एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और इनमें से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे 50 लाख लोग एम्प्लॉय है, सर्विस में है। अगर छठे वेतन आयोग के अनुसार उनका 10,000 भी पेमेंट, प्यून का, सिपाही का पेमेंट, चपरासी का 10,000 भी पेमेंट पकड़े तो 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब हर महीना हमारे मूल निवासी लोगों के घर 5,000 करोड़ इतनी संपत्ति आती है। और साल की अगर गिनती करो तो 60,000 करोड़ इतनी संपत्ति आती है। और इतना बड़ा परिवर्तन, अमूलाग्र परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन संविधान की वजह से आया और संविधान बाबा साहब की वजह से आया। 33 करोड़ देवी देवता भारत में है और हमारे पुरखे पूछते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारा कल्याण नहीं किया, किसी ने भी हमें अधिकार नहीं दिया। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सारा काम किया है। तीसरी बात यह परिणाम हुआ, पहला विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरा कर्मचारी वर्ग का निर्माण हुआ और तीसरा एक मूलभूत परिवर्तन हुआ कि पहले हमारे लोगों की कोई बात सुनता नहीं था, सुनना भी पसंद नहीं करता था। आज उनके हर घर में नेता है और उनकी बात लोग सुनते हैं। मतलब नेता वर्ग का निर्माण हुआ। ये जो नेता वर्ग का निर्माण है, विद्यार्थी वर्ग का निर्माण है और कर्मचारी वर्ग का निर्माण, ये भारतीय संविधान की देन है। और भारतीय संविधान ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और फुले शाहू शिवाजी महाराज, इनका जो पूर्व का आंदोलन, इसकी देन है। तो आज ये जो हमारे लोग वहां चुनकर जाते हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी आपने सुना होगा कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण का जो मुद्दा है साथियों, आरक्षण की वजह, आरक्षण 3 प्रकार का है। एक तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इसकी कोई काल मर्यादा नहीं है। रिजर्वेशन इन सर्विस, इसकी भी कोई काल मर्यादा नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन इन सर्विस की काल मर्यादा है 10 साल। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स की काल मर्यादा है 10 साल की। इसके बारे में ब्राह्मण लोग हमें कभी नहीं बताते और वो हर 10 साल बाद ये आरक्षण बढ़ाते हैं और कहते हैं, अखबार में खबर छपवाते हैं कि ये एजुकेशन और नौकरी का आरक्षण बढ़ा है। एजुकेशन और नौकरी का आरक्षण कब तक है? जब तक संविधान रहेगा तब तक रहेगा। संविधान कब तक रहेगा? जब तक विषमता रहेगी तब तक रहेगा। विषमता कब तक रहेगी? जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक रहेगी। और ब्राह्मण कब तक रहेगा?
जब तक आप रखोगे तब तक वो रह सकता है। मतलब जब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक ये आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड सर्विस खत्म होने वाला नहीं है। फिर भी ब्राह्मण के जो अखबार है, मीडिया है, वो बार बार बताता है कि 10 साल में एजुकेशन और सर्विस का रिजर्वेशन बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया जाता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पहले कांग्रेस प्रस्ताव रखती थी और बीजेपी वाले, कम्युनिस्ट वाले दो दो हाथ ऊपर उठाकर कांग्रेस को समर्थन देते थे। और आज कांग्रेस, बीजेपी वाले प्रस्ताव रखते हैं, कल रखेंगे 2021 को, और फिर कांग्रेस वाले उसको समर्थन देंगे। मतलब ये जो पुनः पैक्ट की जो पैदाइश है, जो 131 एमपी भारत में है और 1250 एमएलए भारत में है, उनको 10 साल बाद आरक्षण देने का, बढ़ाने का मामला हर राजनीतिक पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विरोधी हो, दोनों पार्टियां मिलाकर यह आरक्षण बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि उनको उनका फायदा होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको देना चाहूंगा। कल 9 अगस्त 2018 को दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में और जंतर मंतर पर जहां हर धरना, हर रैली होती है, वहां 11 ब्राह्मणों ने भारत का संविधान फाड़ दिया, फिर जलाया, फिर बाबा साहब मुर्दाबाद नारे लगाए, और ये सब चीजें उन्होंने वीडियो पर वायरल की। तो ये अगर ऐसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी, पुलिस के सामने घटना घटित हुई, मगर पुलिस ने केवल नाम के लिए एक आदमी को पकड़ा, ऐसी खबर आई है। पकड़ा है या नहीं ये भी पक्की जानकारी नहीं है, और बाकी 10 लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं है। मैं मुद्दा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 131 एमपी है भारत के, और एक भी एमपी ये जो संविधान जलाया, फाड़ दिया, अपमान किया, इसके खिलाफ एक भी आदमी नहीं बोला, एक भी एमपी ने मुंह तक नहीं खोला, अपने संसद में भी नहीं और संसद के बाहर में भी नहीं। और जो 1250 एमएलए है, उन्होंने भी विधानसभा में भी मुंह नहीं खोला और विधानसभा के बाहर भी मुंह नहीं खोला। इसका मतलब है कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि को, आपके नेताओं को, आपके एमपी और एमएलए को वो बोलने के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, मतलब मनुस्मृति का कानून पहला लगा रहे हैं, तो हमारी जनता की, प्रजा की क्या औकात है। इसलिए आज की तारीख में ये सब सत्यानाश हुआ है। अब इसका मूल कारण अगर कोई पूछे तो बताना चाहिए कि इसका मूल कारण है पुनः पैक्ट, और पुनः पैक्ट का मूल कारण है मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब आज जो भारत में हालात है, इस हालात के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जिम्मेवार है। आज दूसरी भी एक स्थिति पैदा हुई है। बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र इसलिए लाया था क्योंकि वो लोकतंत्र के द्वारा ब्राह्मण तंत्र खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र की व्याख्या अलग है। लोकतंत्र न्याय को मानता है, समता को मानता है, भाईचारा को मानता है, स्वतंत्रता को मानता है, और इन 4 मौलिक बातों का विरोध ब्राह्मण तंत्र करता है। इसलिए ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र, ब्राह्मणशाही और लोकशाही, ब्राह्मणोक्रेसी और डेमोक्रेसी एक जगह नहीं रह सकते, ब्राह्मण और बहुजन एक जगह नहीं रह सकते। इसके लिए बाबा साहब उदाहरण देते हैं, क्या बिल्ली और चूहा एक जगह रह सकता है? क्या ना मुंगूस एंड स्नेक लिव टुगेदर? क्या कोई टाइगर और बकरी एक जगह रह सकता है? मतलब गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक जगह रह सकता है? ये जो हालात है साथियों, ये हमारे लोगों के, मतलब लोगों तक ये नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ये सत्यानाश हुआ है। और आज एक दूसरी नई बात घटित हो गई है। दूसरी नई बात क्या है कि लोकतंत्र के आज भारत में 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टीज है, उनके वोट 3.5 हैं पूरे भारत में, और उनकी पार्टियां 5 है, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां है, चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियां है। पहली पार्टी है कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। एक स्थापना महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मण रानडे, गोखले, तिलक, अगरकर इन्होंने की, और बंगाल के ब्राह्मण चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी इन्होंने की 1885 में।
उसके बाद कांग्रेस के 1885 के कांग्रेस के बाद 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना की डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जानवर के डॉक्टर ने की। और वो हेडगेवार 1936 तक कांग्रेस में था और साधारण आदमी नहीं था, विदर्भ कांग्रेस का महासचिव था। मतलब आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की है। उसी आरएसएस से 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना की। इसका दूसरा मतलब जनसंघ की स्थापना कांग्रेस ने की है। फिर इसी जनसंघ से जनता पार्टी बनी 77 को, और फिर 77 की बनी जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कांग्रेस ने किया। हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी को अलग मानते हैं। हमारे लोग ये भी कहते हैं कि आरएसएस ये बीजेपी की मां है, लेकिन आरएसएस की मां कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस बीजेपी की दादी मां है। ये जब तक हमारे लोगों को पता नहीं चलेगा, एक दो पार्टी हो गई। तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये श्रीपाद अमृत डांगे, ये भी महाराष्ट्र का कोकणस्थ ब्राह्मण है, इसने बनाई। और ये पार्टी 26 सितंबर 1925 को बनाई। फिर दूसरा एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो केरल का ब्राह्मण है, नंबूद्रिपाद ब्राह्मण, इसने 1964 में बनाई। मतलब कांग्रेस ब्राह्मणों ने पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्राह्मणों ने बनाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मण ने बनाई, आरएसएस ब्राह्मण ने बनाई, जनसंघ ब्राह्मण ने बनाया, बीजेपी ब्राह्मणों ने बनाई, और लास्ट में जो पांचवी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण है, उसने बनाई। वो 1 जनवरी 1998 को बनाई। जिनके वोट 3.5% है, जिनकी संख्या 3.5% है, ऐसे 3.5% संख्या वाले लोगों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है। इसलिए आज भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है, ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है, ब्राह्मणोक्रेसी आ चुके हैं, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। बाकी हम लोग 96.5% है और हमारी एक भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। 15% मुसलमान है, 15 करोड़ मुसलमान है, 10.5% कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। 65% ओबीसी है, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। 17% एससी है, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। 8.3% एसटी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और कुल मिलाकर हम 85% है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और जिन लोगों की राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनको अभी अभी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म क्यों न की जाए। तो ये हालात क्यों बने हैं? क्योंकि हमारे लोगों को, जिन लोगों के लिए संविधान लिखा है, उन लोगों को संविधान की सही जानकारी आप तक लोगों के पास नहीं पहुंची है। इस वजह से ये हालात भारत में पैदा हुए। दूसरी बात यह भी है साथियों कि उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों ने 5 पार्टियां बनाई और ब्राह्मण राज स्थापित किया। दूसरा सबूत यह है ब्राह्मण राज स्थापित करने का, लोकतंत्र की 4 पिलर होते हैं। 1 विधायिका, 2 कार्यपालिका, 3 न्यायपालिका और 4 मीडिया। आप विधायिका देखो, जहां हमारे एमपी चुनकर जाते हैं। 2009 की संसद देखो, वहां 375 एमपी उनके हैं, 3.5% वाले 5 पार्टियों के। और अभी का 2014 का चुनाव देखो, इसमें 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं। मतलब कानून बनाने वाली संस्था पर उन्होंने कब्जा किया। इसलिए एससी के विरोध में, एसटी के विरोध में, ओबीसी के विरोध में, एनटी-डीएनटी के विरोध में, और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे सभी लोगों के विरोध में कानून बन रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब हमारे
कानून बनाने वाली व्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया। पहले मनुस्मृति हमारे विरोध में कानून बनाते थे और ये लोकतंत्र होने के बावजूद भी ये लोग हमारे विरोध में कानून बना रहे हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 282 उनके पास मेंबर है। 282 में 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी और एसटी के हैं। अगर 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी एसटी के हैं और अगर वो अभी अपना समर्थन वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार आज गिर सकती है। संविधान जलाया, संविधान फाड़ा, वायरल किया, बाबा साहब को गंदी गंदी गालियां दी, बाबा साहब के विरोध के नारे लगाए, फिर भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं जिस संविधान की वजह से चुनकर गए। मतलब हमारे लोग उनके कब्जे में है और उनकी वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। कानून बनाने वाली संस्था पर उनका कब्जा है। फिर कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है और दूसरा जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री किस लिए? निर्णय लेने के लिए होती है। उच्च पदस्थ अधिकारी किस लिए? निर्णय का अमल करने के लिए होती है। क्या अवस्था है कार्यपालिका की? शरद यादव जी ने लोकसभा में सवाल पूछा तो कार्मिक मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया कि आज लोकसभा की कार्यपालिका में 79.2% फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। मतलब 3.5 ब्राह्मण और तत्सम लोगों की संख्या फर्स्ट क्लास में कितनी है? 79.2। अमल करने वाले लोग, की पोस्ट, जो बॉस की पोस्ट होती है, और दूसरा 79.5% ब्राह्मण सेकंड क्लास पोस्ट पर है और जो सेकंड क्लास होते हैं वो 5-10 साल में फर्स्ट क्लास होते हैं। मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री उनकी निर्णय लेने की और निर्णय के अमल करने वाले भी लोग उनके हैं। मतलब ये सचिवालय नहीं है तो ब्राह्मणालय बनाए हैं अभी। तीसरा जो न्यायपालिका है, हजारों साल से जिन्होंने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किए उनको न्याय देने के लिए बिठाया है। अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज लोग ब्राह्मणों को जो बड़ा न्यायाधीश होता है राज्य लेवल का, हाई कोर्टों का नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक राय थी। क्या राय थी? ब्राह्मण्स हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर। मतलब ब्राह्मणों के अंदर न्याय का गुण ही नहीं है, ब्लड ग्रुप ही नहीं है उनके अंदर। और आज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसमें 600 जजेस है और 600 में से 582 ब्राह्मण और तत्सम है और 18 बहुजन समाज के हैं। क्या करेंगे 18 लोग? तो हमारे ऊपर जिन्होंने आज तक अन्याय किया उनको न्याय देने के लिए बिठाया है। सामान्य लोगों की बात छोड़ो, हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जज है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। कभी कभी उनकी हत्या भी हो रही है क्योंकि न्यायपालिका पर उनका 97% कब्जा है। इतना ही नहीं, जो न्यायाधीश होता है न्यायपालिका में तो उसका भतीजा भी वहीं पर होता है, जो भी उसके 2-4 रिलेटिव कम से कम वहीं पर होते हैं। मतलब विधायिका उनके कब्जे में, कार्यपालिका उनके कब्जे में, न्यायपालिका उनके कब्जे में। कहां है लोकतंत्र भारत में? ये तो केवल दिखावा है मीडिया के द्वारा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये तो ब्राह्मणोक्रेटिक कंट्री बन गई है। आखिरी जो मुद्दा है इस मीडिया, मतलब इसका कि लोकतंत्र का जो आखिरी पिलर है वो आखिरी पिलर है मीडिया। अब इस मीडिया का, इसके भी 4 प्रकार है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है, एक ट्रेडिशनल मीडिया है और एक होकल मीडिया है। और जो आम आदमी पार्टी से बाहर निकाले हैं उस योगेंद्र यादव ने सर्वे किया तो योगेंद्र यादव का सर्वे कहता है कि टोटल मीडिया पर ब्राह्मणों का 97% कब्जा है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 3997 इतने चैनल है भारत में और हर चैनल का मालिक या तो ब्राह्मण है या फिर बनिया है। कोई भी चैनल खोलो, मतलब हमारे घर में, हमारे चैनल पर, हमारे टीवी पर, हमारे रिमोट से
क्या देखना चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, हमने क्या देखना चाहिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 के अनुसार अंधविश्वास फैलाने पर पाबंदी है, और टीवी का कोई भी चैनल खोलो अंधविश्वास फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। और यहां सिनेमा में जो चरित्र अभिनेता के रूप में काम करते वही लोग ज्यादा आ रहे हैं उसमें। कोई अंगठी का प्रचार करता है, कोई अंगठी में जो पत्थर डालते उसका प्रचार करता है, कोई माला जपने का प्रचार करता है, कोई हनुमान, कोई किसी तरह का प्रचार करता है कि ये हो जाए, ये करने से ये होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और ब्राह्मणों ने उसके नहीं लागू किया है, मतलब जो लागू नहीं किया इस वजह से हमारा सत्यानाश हुआ है। अरे जो दिया है वो लागू नहीं कर रहे, अचानक कैसे देंगे? मतलब हर चैनल पर उनका कब्जा है। दूसरी बात यह है, जो प्रिंट मीडिया है 5155 इतने अखबार निकलते हैं। प्रिंट मीडिया के भी दो प्रकार है, जहां किताबें छपती है एक बात है और पेपर अखबार छपते एक बात है। हर पेपर का संपादक ब्राह्मण है, हर अखबार का संपादक ब्राह्मण है और हर अखबार का मालिक बनिया है। हमारा सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मण ही काफी है और उसके जोड़े में बनिया भी है, तो डबल सत्यानाश हो रहा है हमारा। मतलब हमारे पेपर में, हमारे घर जो पेपर आता है जब खरीद कर लेते हैं उसमें क्या पढ़ना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करते। जो होकल मीडिया है बोलने वाला, हजारों लोग उनके पास है, श्री श्री रविशंकर जैसे 7500 बोली भाषा भारत में है। हम जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बोलते हैं उसको मान्यता नहीं है। ब्राह्मण जो बोलते हैं वो ग्रंथ भाषा बोलते हैं, ग्रंथ भाषा लिखते हैं, उसको मान्यता है। हमारे लोगों की बोली को मान्यता नहीं है, और हमारे लोग भी बड़े चाव से उनका भाषण सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनका व्याख्यान सुनते हैं। मतलब हमारा दिमाग हमारा जो दिमाग है उसको चौपट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चौथा ट्रेडिशनल मीडिया है, इसमें 5000 बापू है और 4000 लेडी बापू है, मतलब बापे है, और मेकअप करके प्रवचन करते हैं, जैसे राधे माँ जैसे है। मतलब ये 5000 बापू और 4000 बाप्या, एक बापू बलात्कार करता है तो दूसरा पैदा होता है, दूसरा बलात्कार करता है तीसरा पैदा होता है, तीसरा बलात्कार करता है चौथा पैदा होता है। और जब तक वो बलात्कार नहीं करता तब तक हमारे लोग भी यकीन नहीं करते। मतलब मीडिया की ये हालत बनाई है। मतलब लोकतंत्र के चारों पिलर पर आज उनका कब्जा है। मैं सबूत के लिए बता रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकशाही नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में केवल ब्राह्मण तंत्र है, ब्राह्मणोक्रेसी और ब्राह्मणशाही है, और वो स्थापित हुई है। लेकिन मीडिया वाले इसको छुपा रहे, वो बता नहीं रहे। अभी बाबा साहब की इसके पीछे क्या भूमिका थी? बाबा साहब की इसके पीछे, विधायिका के पीछे भूमिका थी कि मेरे लोगों के हित में कानून बनाने वाली संस्था, ये लोग वहां चुनकर जाने चाहिए। आज तक तो मेरे लोगों के विरोध में कानून बनाए मनुस्मृति में, तो अभी जो विधायिका में लोग आएंगे मेरे लोगों के हित में कानून बनाएंगे। कार्यपालिका क्यों? उन कानूनों का अमल करने के लिए। न्यायपालिका क्यों? अगर अमल नहीं किया तो उस पर कानूनन उसको सजा देने के लिए। फिर मीडिया क्यों? ये तीनों ने हमारे साथ बदमाशी की तो चौराहे पर इन सब बातों को उजागर करने के लिए, हाइड को हाईलाइट करने के मीडिया लाए, और ये चार ही बातें आज उनके कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। तो ये आज की हालत है आज भारत की। मतलब उनकी हैसियत, उनकी औकात, उनका हौसला संविधान जलाने तक गया है। तो ये जो सारी बातें हैं संविधान दिन के मौके पर या संविधान अमल दिन के मौके पर, 26 नवंबर हो या 26 जनवरी हो, इस बातों पर पूरे भारत में चर्चा होनी चाहिए कि संविधान कितना लागू हुआ, कितना नहीं लागू हुआ, जो लागू हुआ वो क्यों लागू हुआ, जो नहीं हुआ वो क्यों लागू नहीं हुआ, और किसने लागू नहीं किया, और आज तक संविधान किसके हाथ में है। इन सारी बातों पर चर्चा होना अनिवार्य है, ये होती नहीं है।
इसलिए संविधान किसके लिए, इसकी भी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है वो भी पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, और जिनको समझ में आता है वो समाज में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर बताने का साहस नहीं करता। ये आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई। इसलिए साथियों, इस संविधान दिन के मौके पर ये जो संविधान की चर्चा है, ये संविधान की जो बैकग्राउंड है, संविधान की जो प्रोसेस है, एक्चुअल संविधान क्या है, ये जो बात है, और फिर आज की स्थिति क्या है और ये क्यों आई है, इस पर ये चर्चा करने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। एक आखिरी मुद्दा मैं आपको बताकर अपनी बात में समाप्त कर दूंगा। ये मुद्दा ये है कि हमारे ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अलग है। एक बात में तो मैंने आपको साबित कर दिया कि वो एक ही है। पहले कांग्रेस ने यंग इंडिया पेपर अखबार निकाला था, अब आरएसएस ने तरुण भारत या युवा भारत निकाला। ट्रांसलेशन करो जरा। पहले कांग्रेस ने वानर सेना नाम का संगठन निकाला था, अब आरएसएस ने बजरंग दल का संगठन निकाला। वानर का मतलब बजरंग होता है। पहले कांग्रेस ने हिंदू महासभा निकाली, धार्मिक संगठन, और आज आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद का संगठन निकाला। पहले कांग्रेस ने गांधी और पटेल का उपयोग किया, और आज बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी गांधी और पटेल का उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये जो सारी बातें हैं, ये आज वन कास्ट डिक्टेटरशिप भारत में पैदा हो गई है। एक जाति की सत्ता भारत में पैदा हो गई है। उन्होंने भारत को हिंदुस्तान बनाया है, संविधान खत्म कर दिया है, और पेशवाई को लागू कर दिया है, मनुस्मृति को लागू किया है। ये आज की परिस्थिति है, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरे लोगों की तो बात दूर है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिससे बाबा साहब ने अपेक्षा की कि इन लोगों ने समाज को जागृत करना चाहिए, जागृत करके संगठित करना चाहिए, और संगठित करके उसके द्वारा संघर्ष करना चाहिए, और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना चाहिए, ये बात हम लोगों ने नहीं की। इस वजह से यह परिस्थिति निर्माण हुई है। अगर हम इसका मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें आजाद होना है, हमें मुक्त होना है, और आजाद होने के, मुक्त होने के केवल 3 मार्ग है। पहला मार्ग है मुक्त होने का कि हिंसा है, लेकिन हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। दूसरा है चुनाव, और अब चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, और जो ईवीएम मशीन वोट का घोटाला करती है। और तीसरा मार्ग है भीख मांगने से भीख नहीं मिलती तो आजादी कहां से मिलेंगी। इसलिए आखिरी रास्ता है जन आंदोलन का। अगर हम एक गांव से 50 लोग तैयार करते हैं इस तरीके से, तो 6 लाख गांव इंटू 50 3 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं। 100 करते हैं तो 6 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं। 200 करते हैं तो 12 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं। 250 करते हैं तो 15 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं, और उन 15 करोड़ लोगों को साथ में लेकर हमें जन आंदोलन करना होगा। आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसका और एक सबूत देना चाहूंगा। 28 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पंजाब जलंधर में डीएवी कॉलेज में एक विषय पर भाषण दिया। विषय था भारत का लोकतंत्र और उसका भविष्य। उसमें बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि टू सस्टेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर भारत में सांसदीय लोकशाही को बचाना चाहते हो तो 2 थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। 2 बातें अति महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पहली बात स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, नाम लेते हैं, अगर उनको पूछा जाए क्या भारत में स्ट्रांग अपोजिशन है, तो जवाब आएगा नहीं है। अरे स्ट्रांग छोड़ो, अपोजिशन भारत में नहीं है। अपोजिशन के लिए टोटल एमपी से 10% एमपी होनी चाहिए, और आज कांग्रेस के पास 44 एमपी है, 55 एमपी नहीं है। मतलब भारत में अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन नहीं का मतलब होता है वन कास्ट डिक्टेटरशिप।
इसलिए हमारे खिलाफ निर्णय लिए जा रहे, हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे, किसानों के खिलाफ सेस का कानून बनाया जा रहा है, आदिवासी के खिलाफ आदिवासी की जमीन छीनने का कानून बनाया जा रहा है, एससी के खिलाफ एट्रोसिटी का, मतलब हर कानून हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वहां उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। दूसरा, स्ट्रांग अपोजिशन है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही, एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। दूसरा क्या कहा बाबा साहब ने? दूसरा यह कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। क्या ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है? और ये मैं नहीं कहता, 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जेएल नरसिंह राव और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, उसमें जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में घोटाला होता है और ना हो, घोटाला पकड़ा जाए, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन का उपयोग करना चाहिए। लेकिन 2013 में यह कहा और 14 में चुनाव हुआ लोकसभा का, लेकिन भारत के चुनाव आयोग में 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल की मशीन नहीं लगाई। मतलब भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवमानना की, मतलब भारत के चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। क्या ये ऐसे ही संभव है? इसमें भारत का चुनाव आयोग है, इसमें सत्ताधारी पार्टी है, इसमें विरोधी पार्टी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी बात इसमें मीडिया है। इतना बड़ा फैसला 8 अक्टूबर 2013 का ग्रैंड फैसला, जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट, और किसी भी अखबार में न्यूज नहीं, किसी टीवी चैनल में न्यूज नहीं, इतने बड़े निर्णय की। इसलिए हमारे लोगों को, वकील को मालूम नहीं, जज को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं, प्रोफेसर को मालूम नहीं, किसी को इस बात की खबर नहीं, खबर ही नहीं है। इसलिए चर्चा कैसे होगी? फिर दूसरी बार और एक निर्णय दिया, 24 अप्रैल 2017 को फिर निर्णय दिया कि ईवीएम में घोटाला होता है। मतलब 2 निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के, और फिर भी चुनाव आयोग इसके लिए प्रयास कर रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। वोटर का जो यकीन है, विश्वास है, वो खो चुका है। मतलब ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की जगह आज ब्राह्मण तंत्र प्रस्थापित हुआ है। और यह केवल इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी के साथ अमल नहीं किया गया है। जिन लोगों के लिए संविधान बनाया गया है, उन लोगों तक यह संविधान आज तक नहीं पहुंचा है। शत्रु शत्रु का काम कर रहा है, दुश्मन दुश्मन का काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोग जिनके लिए संविधान है, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो दुश्मन को मजबूत करने का काम कर रहे, और जब दुश्मन मजबूत होता है तो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। 10.5% मुसलमान, 15 करोड़ मुसलमान ब्राह्मणों की समस्या नहीं है, लेकिन SC, ST, OBC, NT, DNT, VJNT 74.5 ये ब्राह्मणों की समस्या है। अगर ये शोषण के आधार पर, आरक्षण के आधार पर इकट्ठा आते हुए, तो ब्राह्मणों के लिए सरदर्द बन सकता है। इसलिए ऐसा ना हो, सामाजिक ध्रुवीकरण इनका ना हो, इसलिए वे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के लिए घर वापसी, टारगेट करने के लिए बीफ खाने पर पाबंदी, टारगेट करने के लिए लव जिहाद, टारगेट करने के लिए गौवंश हत्याबंदी, टारगेट करने के लिए 3 तलाक, टारगेट करने के लिए शेरों के नाम बदलना, टारगेट करने के लिए पैगंबर साहब की बदनामी किया या जयंती की बदनामी करना, ऐसे वो कर रहे हैं ताकि मुसलमान को टारगेट किया तो SC, ST, OBC खुद को SC, ST, OBC कहने के बजाय खुद को हिंदू कहते हैं। जब ये हिंदू कहते हैं तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य होता है, जब बहुसंख्य होता है तो शासक बनता है, और शासक बनने के बाद सबसे पहले क्या करता है, OBC की जातिगत गिनती नहीं करता है। OBC के जो लड़के हैं IAS अभी उन्होंने पास किया, उन लड़कों को भी उन्होंने सर्विस में नहीं लिया। उनके लिए जो 270 करोड़ का बजट है स्कॉलरशिप का, वो भी डिनाई कर दिया, उनकी जातिगत गिनती भी नहीं की। मतलब कोई काम उनका नहीं कर रहे।
एससी के लोगों के लिए विरोध में प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन जो प्रमोशन है वो भी उन्होंने नहीं दे रहे। मतलब जिन लोगों ने उनको हिंदू के नाम पर वोट दिया उन लोगों के खिलाफ वो काम करते हैं। एसटी के लोगों को 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू नहीं कर रहे, एनटी डीएनटी को रेड के कमीशन लागू नहीं कर रहे। मतलब जिन लोगों ने उनको हिंदू के नाम पर वोट दिया उनका सत्यानाश कर रहे। तो ये जो खेल बना रहे हैं हमारे लोगों का, हमारे लोगों के बीच, मतलब मुसलमान को टारगेट करके वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाते, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर फिर वो अपना शासक बनते हैं और शासक बनने के बाद फिर एससी एसटी ओबीसी को ही हिंदू बनाते। इसलिए इस बात को मुसलमानों ने भी जानना पहचानना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी और एनटी डीएनटी के लोगों ने भी इस बात को जानना समझना पहचानना चाहिए। अगर हम सभी लोग, क्योंकि हमारा सभी का डीएनए एक है, हमारे सभी के पुरखे एक है, सभी का इतिहास एक है, सभी की विरासत एक है, सभी का खून एक है, सभी की समस्या एक है, सभी के दुख दर्द एक है, हम सभी लोग मजलूम है। और असल में और भी एक बात है, हमारे सभी का दुश्मन एक ही है। अगर हम सभी लोग एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी विजेएनटी और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए लोग अगर विचारधारा के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, शोषण के आधार पर, अगर मूल निवासी के आधार पर, डीएनए के आधार पर, मजलूम के आधार पर इकट्ठा आते हैं तो ये जो उन्होंने केवल ब्राह्मण तंत्र प्रस्तापित किया है उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। यही एकमात्र उपाय बचा है और उसके लिए मिलकर जन आंदोलन करना होगा। यही एक बात हो सकती है, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। अन्य आज की तारीख में कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। अगर 2019 के चुनाव में अगर हम ईवीएम से वो वोट करना चाहते हैं तो हमें ईवीएम को तोड़ना चाहिए मिलकर, तो बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। अब हमारी मांग ईवीएम नहीं बैलेट पेपर होना है।